हेलो एवरीवन, वेलकम हियर टू जियो पाथ फाइंडर्स। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश के बारे में। भारत के उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश के बारे में हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। इससे पहले हमने हिमालय के बारे में बातचीत की थी, हिमालय की डिटेल इन्फॉर्मेशन देखी थी थ्रू द मैप, और उससे पहले हमने भारत की सामान्य जानकारी और भूगर्भिक संरचना का टॉपिक किया था। ये वीडियो मैं सोच रही हूँ कि बहुत शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब करूँ ताकि आप रिवीजन कर पाएँ। जो भी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट है या लैब असिस्टेंट के जो भी एस्पिरेंट है वो ये क्लासेस रिवीजन के बतौर पे देख सकते हैं। और इसी के साथ में पीवाईक्यू क्लासेस भी जल्द ही स्टार्ट करूँगी। और ये जो क्लासेस है जब मुझे समय मिलता है तब ही मैं अपलोड कर पाती हूँ, और बेसिकली मैं खुद का रिवीजन करती हूँ ये क्लासेस रिकॉर्ड करने के थ्रू। तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मेरा कि मुझे पॉपुलर होना है यूट्यूब पे। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे खुद के रिवीजन के तौर पे मैं ये क्लासेस अपलोड करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश। सबसे पहले अगर हम उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश के बारे में बात करें तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बात की थी, और उसी तरीके से हमने जाना था कि भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा गया। फिर हमने हिमालय के बारे में चर्चा करी, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो था हिमालय, और ये जो है ये हमारा दूसरा पार्ट है। चूँकि हमने देखा था भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसे 6 पार्ट में डिवाइड किया गया, और हम 6 पार्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट हिमालय है जो कि हम पूरा कर चुके हैं, और दूसरा पार्ट है उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश। अगर मैं बात करूँ इसकी उत्पत्ति के बारे में, उत्पत्ति कब हुई, उत्पत्ति के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ, उत्तरी विशाल मैदान की उत्पत्ति चतुर्थ कल्प के प्लेस्टोसीन युग में इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है। और हिमालय के जो युग में हिमालय व दक्षिण के पठार से आने वाली जो नदियां हैं उनके जलोढ़ के जमाव से उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ। कब हुआ? चतुर्थ कल्प के प्लेस्टोसीन युग में हुआ। हिमालय से जो नदियां आती है, जो दक्षिण पठार से जो नदियां आती है, उनके जमाव से जो जलोढ़ का जो जमाव हुआ उससे क्या बना? उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश। उत्तरी मैदानी भाग सिंधु नदी के मुहाने से गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने तक लगभग 3200 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, जिसमें भारत के लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई है। भारत में इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर है। ठीक है। और चलो इसमें ये भी नोट कर लेते हैं भारत में। लंबाई मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, आपको ये पूरा डिटेल में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना अगर आपको ऐसी चीज़ें नोट करके याद रह जाता है तो आप भी इसी तरीके से नोट कर लें। टोटल अगर लंबाई पूछे तो 3200 किलोमीटर है। कुल भी यहाँ मेंशन कर देती हूँ, कुल जो लंबाई है वो है 3200 किलोमीटर। ठीक है। और भारत में इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। इस मैदानी भाग की औसत जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर से 32 किलोमीटर। अगर चौड़ाई की बात करें 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर। मैदानी भाग की औसत ऊंचाई जो है 200 मीटर है, और इसकी अधिकतम ऊंचाई 291 मीटर है, जो अंबाला व सहारनपुर के बीच में है। ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँ इसकी औसत ऊंचाई के बारे में, ठीक है, तो 200 मीटर है। एंड अगर मैं इसकी अधिकतम ऊंचाई की बात करूँ, अधिकतम ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ तो 291 मीटर है। ठीक है। और जो अधिकतम ऊंचाई है वो है
अंबाला, अंबाला हरियाणा में है। अंबाला से सहारनपुर, ठीक है, अंबाला से सहारनपुर तक इसकी अधिकतम ऊंचाई है। मैदानी भाग की औसत जो गहराई है वो 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर है। इसकी जो गहराई है 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक, ये इसकी औसत गहराई है, ठीक है। अगर हम उत्तरी मैदानी भाग का वर्गीकरण करते हैं, ढाल के अनुसार यदि हम इसका वर्गीकरण करते हैं, उत्तरी मैदानी भाग का वर्गीकरण ढाल के अनुसार, ढाल के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, रफली स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, शिवालिक, शिवालिक की पहाड़ियाँ। देन आफ्टर भाबर प्रदेश, क्या मिलेगा, भाबर प्रदेश। एक एक चीज़ को अच्छे से अभी एक्सप्लेन करूँगी, उससे पहले यहाँ पे ये जो है ये रिवर्स है, और ये वाला जो पार्ट है वो दलदली भाग है, जिसे तराई, तराई प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। ये जो पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, ठीक है। ये पार्ट ए, ये तो शिवालिक की पहाड़ियाँ, यहाँ से पार्ट ए और ये पार्ट बी, ठीक है। उससे जब हम आगे निकलते हैं तो ये जो साइड का पोर्शन यहाँ से रिवर्स निकलती है, तो यहाँ क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, सी पार्ट, जलोढ़ मैदान, ठीक है। और ये जो ऊंचा पार्ट रहेगा ये क्या क्या रहेगा, ऊंचा भाग। जलोढ़ मैदान को हम आगे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो एक बार हमने क्या किया, उत्तरी जो विशाल मैदानी प्रदेश है उसको अच्छे से पढ़ने के लिए इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हम देखेंगे शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियों से जब आगे जाते हैं तो देखेंगे भाबर प्रदेश, देन आफ्टर तराई प्रदेश, देन आफ्टर जलोढ़ का मैदान। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाबर प्रदेश के बारे में, जिस तरीके से हमने हिमालय का डिवीज़न करके हिमालय के एक एक पार्ट को अच्छे से डिस्क्राइब किया था, उसी तरीके से उत्तरी विशाल मैदान का डिवीज़न किया है। अब हम इसके एक एक पार्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश जो है वो शिवालिक के दक्षिण में, ये शिवालिक है, शिवालिक के दक्षिण में भाबर प्रदेश है, जो कि मोटे मोटे कंकड़ पत्थर व जल पारगम्य युक्त क्षेत्र है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर के बीच में है। अब मैं बात करूंगी तराई प्रदेश के बारे में। जब भाबर प्रदेश के दक्षिण में आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तराई प्रदेश, ठीक है, जहाँ पे नदियों का जल पुनः धरातल पर प्रकट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि कंकड़ पत्थर के नीचे जल आ जाता है, ठीक है, ऊपर क्या होते हैं, कंकड़ पत्थर, तो इसको क्या कहते हैं, भाबर प्रदेश। जब जल पुनः प्रकट होता है तो वो होता है तराई प्रदेश, जहाँ पे दलदली भाग होता है। ये कौन सा भाग होता है, दलदली भाग होता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के कीटों की भी उत्पत्ति होती है, जिसमें मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप होता है। यह मानव बसाव की दृष्टि से एक तरीके से अस्वास्थ्य होता है। यहाँ सघन वनस्पति का विकास होता है और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में होती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट प्रदेश की, जो है जलोढ़ मैदान। अब हम बात करें जलोढ़ मैदान के बारे में। जलोढ़ को कांप का मैदान भी कहा जाता है, कांप मृदा भी कहा जाता है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला है बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश। दूसरा है खादर प्रदेश। तीसरा है डेल्टा प्रदेश, ठीक है, डेल्टा के बारे में बात करेंगे।
सबसे पहले बांगर, यहाँ नदियों द्वारा लाई गई पुरानी, कौन सी पुरानी, पुरानी मृदा होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा है। कैसी है? पुरानी जलोढ़ मृदा है। ठीक है। और इस भाग में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिससे मृदा की ऊपरी परत जो है वो ऊपरी परत पे लवण जम जाता है, जिसे रेह या कलर कहा जाता है। अगर यहाँ पे अधिकतम सिंचाई होगी तो क्या होगा, यहाँ पे लवण जम जाएगा, जिसे लेह या कलर कहा जाता है। मृदा को ऊसर भूमि भी कहा जाता है। मृदा की लवणता को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जिप्सम का, जिप्सम का यूज करते हैं। ये क्या करता है? मृदा की लवणता को कम करता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मृदा की लवणता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे खादर। खादर जो है वो है नवीनतम जलोढ़ मृदा। ठीक है। ये बांगर है पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर है नवीनतम जलोढ़ मृदा। ठीक है। और जहाँ प्रतिवर्ष नदियाँ क्या करती है? नमी परत का जमाव करती है। और ये है सबसे उपजाऊ पार्ट, ये सबसे उपजाऊ होता है। इससे आगे जब हम जाते हैं तो डेल्टा मैदान होता है। यह मैदानी भाग सबसे नवीनतम काप मृदा का जमाव होता है, और इसकी जो ढाल होती है वो निम्न ढाल की तरफ होता है इसका जमाव। ठीक है। ये जो हमने देखा है उत्तरी विशाल मैदान का जो वर्गीकरण है, ये किसके अनुसार था? ढाल के अनुसार। अब हम उत्तरी मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण करेंगे। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है और वो डिवीज़न भी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीज़ें भी नोट करनी है और पढ़नी है। और इसका जो प्रादेशिक वर्गीकरण है वो भी हमें पढ़ना है। एग्ज़ाम में वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं सीधा यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में लिख रही हूँ। अगर ये चीज़ें भी आप नोट कर लोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्ज़ाम में इजीली आप क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदानी भाग का प्रादेशिक वर्गीकरण। तो अब हम देख रहे हैं उत्तरी विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। सबसे पहले इसमें देखेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब में जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा का मतलब बांगर, बांगर को धाया कहा जाता है। और जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है यानी खादर, खादर को बेट कहा जाता है। ठीक है। और चौस, सतलज नदी पंजाब में गहरे गहरे खड्ड बनाती है, जिन्हें चौस कहा जाता है। एक और टर्म है चौस। ठीक है। सतलज नदी द्वारा गड्ढे बना दिए जाते हैं। गहरे गहरे जो गड्ढे बनाए जाते हैं पंजाब में, उन्हें चौस कहा जाता है। सर्वाधिक पंजाब के होशियारपुर जिले में ये पाए जाते हैं। ठीक है। सर्वाधिक पंजाब के होशियारपुर जिले में। ठीक है। नदियों के बीच का उपजाऊ मैदानी भाग को दो आप कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दो आप। जो नदियों के बीच का उपजाऊ भाग होता है उसे दो आप कहा जाता है। जैसे अब हम यहाँ पे कुछ नदियों के नाम लिख देंगे और उनके बीच के दो आप के बारे में बात करेंगे। जैसे झेलम, चिन्नाब, रावी और व्यास, सतलज। ठीक है। झेलम और चिन्नाब, इन दो नदियों के बीच का जो दो आब है उसे चाज दो आब कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद चिन्नाब और रावी, इन चिन्नाब और रावी के बीच का जो दो आब है उसे रेचना कहा जाता है। रेचना। रावी और व्यास के बीच का जो दो आब है उसे बारी कहा जाता है। व्यास और सतलज के बीच का जो दो आब है उसे बिस्त कहा जाता है। बिस्त। तो ये है दो आब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ये जो दो आब है वो
पाक में है, ठीक है। और ये जो दोआब है वो कहाँ है, इंडिया में, ठीक है। झेलम और चिनाब के बीच का दोआब क्षेत्र क्या कहलाता है, चाज। चिनाब और रावी के बीच का दोआब क्षेत्र रेचना। रावी और व्यास नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र बारी है। व्यास और सतलज नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र बिस्त कहलाता है। चाज और रेचना ये जो दोआब क्षेत्र है ये पाकिस्तान में है। बारी और बिस्त का जो दोआब क्षेत्र है वो इंडिया में है। अब हम बात करेंगे मालवा का मैदान। सतलज के दक्षिण में पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग मालवा का मैदान कहलाता है। अब जो इसका दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गंगा का मैदान, ठीक है, गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और ये जो निर्धारण है वो 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला जो है ए पार्ट है ऊपरी गंगा का मैदान। कौन सा, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा बी पार्ट जो है मध्यवर्ती गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान। और सी पार्ट जो है वो निम्न गंगा का मैदान है, ठीक है। अगर ऊपरी गंगा के मैदान की बात करूँ तो इसमें 2 क्षेत्र आते हैं, 2 क्षेत्र आते हैं। पहला है रुहेलखंड और दूसरा है अवध का मैदान, अवध का मैदान, ठीक है। ये 2 जो पार्ट है वो ऊपरी पार्ट में आते हैं। और अगर मैं बात करूँ मध्यवर्ती गंगा के मैदान की तो इसको भी 2 पार्ट में देखेंगे। पूर्वी यूपी का मैदान, यहाँ पे आएगा पूर्वी यूपी का मैदान, ठीक है। और इसमें जो जलीय गर्त होते हैं उसे टाल या जल्ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलीय गर्त को टाल या जल्ला कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है वो है बिहार का मैदान। और निम्न गंगा में आता है पश्चिमी बंगाल का मैदान। इसमें कौन सा आएगा, पश्चिमी बंगाल का मैदान, ठीक है। ये निम्न गंगा में आएगा। इसमें जलीय जो गर्त होते हैं, जलीय गर्त को बिल कहा जाता है, ठीक है। और इसमें उच्च भूमि होती है उसे चर कहा जाता है, ठीक है। उच्च भूमि को चर कहा जाता है और जलीय जो गर्त होते हैं उन्हें बिल कहा जाता है, उच्च भूमि को चर कहा जाता है। और मध्यवर्ती गंगा के मैदान में पूर्वी यूपी का जो मैदान है वहाँ पे जलीय गर्त को टाल या जल्ला कहा जाता है। ऊपरी गंगा के मैदान को 2 पार्ट में बांटा गया है, रुहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान। मध्यवर्ती गंगा के मैदान को पूर्वी यूपी का मैदान और बिहार का मैदान, निम्न गंगा का मैदान है उसे पश्चिमी बंगाल का मैदान पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करूँ ऊपरी गंगा के मैदान की तो यहाँ पे यूपी, पश्चिमी यूपी, उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश, ठीक है, राज्यों का भाग सम्मिलित है। कौन सा, इसमें जो ऊपरी गंगा का मैदान है पश्चिमी यूपी, उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तरी एमपी का भाग सम्मिलित है, जहां इसे रुहेलखंड अवध के मैदान भाग के रूप में जाना जाता है। ऊपरी गंगा के मैदानी भाग की पूर्वी सीमा का निर्धारण 100 सेंटीमीटर की रेखा द्वारा होता है। यानी इसके बीच में ये जो सीमा रेखा आ रही है ये कौन सी है, पूर्वी सीमा, ठीक है। इसका निर्धारण जो होता है 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। मध्यवर्ती गंगा का मैदान, इसमें पूर्वी यूपी व बिहार का भाग आता है। यह सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बिहार में यत्र तत्र जो जल गर्त पाए जाते हैं ना उसे, जिन्हें पटना के पास में जल्ला कहा जाता है और मोकाम के पास में टाल कहा जाता है। जल्ला कहाँ कहा जाता है, पटना के पास में, ठीक है। और टाल कहाँ कहा जाता है, मोकाम के पास में। अब हम बात करेंगे निम्नवर्ती गंगा का मैदान, ठीक है। ये जो मैदानी भाग है पश्चिमी बंगाल राज्य में है। यहाँ डेल्टाई भाग का अधिक विस्तार है। डेल्टाई भाग निम्न भूमि के क्षेत्र जहाँ जल भरा रहता है उन्हें क्या कहा जाता है, बिल कहा जाता है। जलीय गर्त को बिल कहा जाता है और सर्वाधिक जो उच्च भूमियों से चर कहा जाता है। तो हमने उत्तरी विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण देखा, जिसमें जो पार्ट ए है
इसको भी 3 पार्ट में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला जो पार्ट है पंजाब हरियाणा का मैदान है, दूसरा है गंगा का मैदान और तीसरा जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। हमने पंजाब और हरियाणा का मैदान देख लिया है, गंगा का मैदान हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में। असम राज्य में है ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो है असम राज्य में। ब्रह्मपुत्र नदी अपने मार्ग में माजुली द्वीप का भी निर्माण करती है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। वर्तमान में असम में माजुली द्वीप को जिला भी बना दिया गया है। यहाँ पे क्या है, माजुली द्वीप, जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा होता है। और कहाँ पे है, असम में, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। और उत्तरी मैदानी भाग में गहन सघन जीवन कृषि का विकास हुआ है, जिनमें चावल, गेहूं, गन्ना, जुट फसलों का उत्पादन किया जाता है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे देखो सघन जो है सघन जीवन कृषि का विकास हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश, जिसके बारे में हमने विस्तृत से चर्चा की। सबसे पहले हमने उत्तरी विशाल मैदान की उत्पत्ति के बारे में जाना और इसकी जो भारत में कुल लंबाई कितनी है और इसकी टोटल लंबाई कितनी है और भारत में इसकी लंबाई कितनी है और इसकी औसत चौड़ाई, इसकी औसत ऊंचाई और गहराई के बारे में चर्चा की। साथ ही हमने इसका ढाल के अनुसार वर्गीकरण पढ़ा। उसके बाद हमने उत्तरी विशाल मैदान के प्रादेशिक वर्गीकरण के बारे में चर्चा की, जिसमें पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान के बारे में चर्चा की। तो ये था हमारा आज का एक टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार, ठीक है। और ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो। और साथ ही हम कुछ ही दिनों में पीवाईक्यू की क्लासेस भी शुरू करेंगे। सो इन क्लासेस को आप अच्छे से देखना और इसी तरीके से आप भी शॉर्ट नोट्स बनाना जिनको आप बार बार रिवाइज कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ ही मैंने टेलीग्राम चैनल पे कुछ पीवाईक्यू पेपर्स अपलोड किए हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपलोड पेपर्स को देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। 2025 के असिस्टेंट प्रोफेसर के का जो पेपर हुआ था वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। और इसके अलावा जो जीके के पेपर होते हैं वो और कुछ एक कंटेंट वगैरह भी मैं अपलोड करती रहूँगी। सो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।